नमस्ते सुभाष जी, कैसे हैं? पहले तो ये जानना चाहूंगी। नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं बताइए। मैं फर्स्ट क्लास। जो मजा लॉकडाउन में आ रहा है वो जी। लॉकडाउन में नहीं है किसी। एग्जैक्टली मैं जानना चाहूंगी सुभाष जी आपसे कि लॉकडाउन में किस तरीके से आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं। क्या कुछ कोई स्क्रिप्ट आप लिख रहे हैं इस वक्त? See, basically I'm a writer. या From a writer I became a director, and from director I became a producer. यस So यस। my first hobby, passion is writing stories, writing scripts, and writing ideas, poems, dialogues, everything. So naturally, this is the best time for writers because in the lockdown, you can create anything, you can imagine anything. But the best thing is what is happening is that I am also in touch with the new web series and new kind of films where I'm updating myself. I'm also seeing the diploma films of my students, direction students from Whistling Woods. And I can see that how younger generation is thinking so differently today. But there is still a difference between the urban cinema and the rural cinema. भारत जो यस है वो आज भी 90% जो है वो रूटेड है इंडियन जो है, और 10% जो है हम लोग अर्बन है। इसी जो वी कॉल इट कोस्टल बॉयज। तो हम लोग अलग सोचते हैं। और क्योंकि आज सिनेमा जो मॉडर्न कहा जाता है, जिसको अर्बन कहा जाता है, उसकी वजह है कि मीडिया भी अर्बन हो चुका है। इसी फिल्म मेकर्स भी अर्बन हो चुके हैं और मल्टीप्लेक्स में ऑडियंस भी अर्बन है। तो अभी अर्बन वर्सेस अर्बन सिनेमा हो गया है इसी। So that is why we speak in English, and we यस love to speak in English because we feel well that's cool, right? And लेकिन एग्जैक्टली। देखते हैं, but we see Hindi films, right? And we clap यस and we whistle. We see titles in English, we see poster in English, we say first look, second look, है ना? So and so. So its irony is there. So I'm enjoying my holidays here. I would say it's very creative. I do my yogas for 1 hour. I write a lot. Then I watch a lot of television news as well as the old stuff, new stuff in web series and films also. So update myself. And then I also take a conference, Zoom conference with my students at Whistling Woods, to my actor students and direction students, you know, and music. जी। So I pass my day. I think I work. I am more busy today actually if I see it, look at it. ओनली थिंग सिर्फ मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ। मैं कि यहाँ से मुझे जी फिल्म सिटी जाना पड़ता था, वो मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं अभी यहीं हूँ घर पे, लेकिन मुझे लगता है कि काम मेरा ज्यादा बढ़ गया है। हो गया। जी जी, वो तो है। और सुभाष जी ये जानना चाहूंगी, जैसे रिसेंटली आपकी एक मराठी फिल्म आई थी आपके प्रोडक्शन तले, विजेता, जिसको काफी लोगों ने बहुत पसंद किया, तो उसके बारे में जानना चाहूंगी। आई गेस ये आपकी पहली मराठी फिल्म है, तो उसके बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए कैसा रहा था। देखिए, मुक्ता आर्ट्स में हम लोगों ने 42 हिंदी फिल्में बनाई हैं जी जी और 20 फिल्में मैंने डायरेक्ट की हैं जी और 400 फिल्में हमने हिंदी फिल्म डिस्ट्रीब्यूट की हैं। और जी हमारे थिएटर्स हैं कुछ 40-45 थिएटर्स हैं। और हमने रीजनल फिल्म भी बनाई और मराठी फिल्में एक नहीं 3 बना चुके हैं। 3 जी फिल्में ऑलरेडी हमारी हिट हैं, सनाई चौगड़े, वड़ू एंड संहिता। तो विजेता जी इज ए फोर्थ पिक्चर ऑफ मराठी। तो मराठी जी में भी हम लोग एक पूरा सेक्शन है हमारा जो मराठी फिल्में ही बनाता है। और ये फिल्म बहुत खूबसूरत बनी। इसमें सुबोध भावे एंड पूजा सामंत है। लेकिन इस पिक्चर की ट्रेजेडी हुई कि 12 मार्च को हम लोगों ने प्रीमियर किया बड़े जोर शोर से। बहुत सब आर्टिस्ट जो है बड़े इंथुसियास्टिक थे, बहुत जैसे होता है रिलीज में सब आर्टिस्ट टेक्नीशियंस। एंड आई ऑल्सो बिकम बी दी फ्रॉम मुक्ता आर्ट्स। सो मुझे बहुत उम्मीद थी कि पिक्चर जो है बहुत बड़ी हिट होगी। लेकिन जब प्रीमियर किया तो बहुत अच्छी लगी, जब प्रेस रिलीज किया बहुत अच्छी लगी। 13 मार्च को ऑर्डर आया कि लॉकडाउन, यानी सिनेमा हॉल सब बंद कर दो। अब ये विजेता की कुछ तकदीर थी, पर विजेता का थीम यही है कि गिर के उठना, हार के जीतना। जी। So I think when we are going to re-release the film, we are going to win it. You know. डेफिनेटली सर रिलीज होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी जो मराठी फिल्में कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आती है, कनेक्ट कर पाते हैं, तो जी डेफिनेटली रिलीज करेंगे। और सर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी। जी जैसे कि हिंदी सिनेमा में अगर देखा जाए तो आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो जी अभी देखा जाए तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम
आपने क्या कुछ बदलाव देखे हैं हिंदी सिनेमा में, और ऐसा कुछ जो बदला ही नहीं अभी तक? मैंने क्या, जो चीज नहीं, वो नहीं, जो नहीं बदला वो है गाने। जी अभी भी हीरो जो है फिल्मों में गाना गाते हैं लिपसिंग में, जो कि प्लेबैक में नहीं है। जो नहीं बदला है वही है कि गा कोई रहा है दूसरा सिंगर, और हीरो हमारा सिर्फ होठ हिला रहा है और लोग मजे ले रहे हैं। जी जो ऑडियंस की जो बिलीवेबिलिटी है, हालांकि जी स्टोरीज नहीं आ रही हैं, रियलिज्म पे आ रही हैं, रियल इश्यूज पे आ रही हैं, एक्टिंग नेचुरल हो गई है, राइटिंग नेचुरल हो गई, सब कुछ नेचुरल हो गया है। जो सिनेमा में नहीं बदला है वो गाने। गाने वो उसी तरह से, चाहे वो डिस्को में हो या शोज हो या शादियों में हो या रोमांटिक सॉन्ग्स हो, वो है ही हैं। और बहुत ही कड़वी फिल्म होगी, कोई सच्ची फिल्म होगी या इशू बेस्ड फिल्म होगी, तो उसमें ज्यादा नया करते हुए एक बैकग्राउंड में रख देंगे, अरे तोरा वहां उड़ गया रे पंछी क्यों उड़ गया, इस तरह का कुछ रोने धोने धोने का एक गाना होगा ही होगा। तो जी ये, और इट्स अ गुड थिंग ऑल्सो बिकॉज वी आर म्यूजिकल पीपल, यू नो, वी आर बॉर्न विद म्यूजिक, वी लिव विद म्यूजिक। हम मरते हैं तो म्यूजिक, जीते हैं तो म्यूजिक, शादी होती है तो म्यूजिक, बर्थडे होता है तो म्यूजिक, तो म्यूजिक इज वेरी इंटेग्रल पार्ट। आपने जब एग्जैक्टली। पूछा क्या नहीं बदला, तो मैं बोला ये नहीं बदला। और क्या कुछ बदला है? क्या कुछ बदला? बदला तो बहुत कुछ है। आज जो है एक्टिंग एकदम रियलिस्टिक कन्वर्सेशन लेवल पर आ गई है। आज एक जी इम्प्रोवाइजेशन लेवल पर एक्टिंग है। पहले 60s 70s में बड़ी थिएट्रिकल एक्टिंग होती थी, बड़े बड़े डायलॉग, बड़े बड़े ये, और मार धाड़ से भरपूर, और जी सात मसाले की चाट होती थी उस वक्त। सब चीजें ऑल इन वन, व्हाट नॉट करके कमर्शियल सिनेमा होता था हम लोगों का भी, है ना। सब 6 गाने होने चाहिए, एक हीरो होने चाहिए, एक लव स्टोरी होनी चाहिए, एक विलन होना चाहिए, एक क्लाइमेक्स होना चाहिए, एक कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, एक इंटरवल होना चाहिए, है ना। लेकिन आज जो है, आज ये है कि फिल्म सच्ची होनी चाहिए। जी दिल को छूने तो पहले भी था, वो सिनेमा कभी बदल नहीं सकता। जो चीज दिल को नहीं छूती है, वो आप किसी भी फॉर्म में ले आए, वो कभी भी हिट नहीं हो सकती। हिट का मतलब होता है दिल को छूना, यहाँ हिट करना। हिट का एग्जैक्टली। मतलब कलेक्शन से नहीं है। जो यहाँ दिल को छुएगी हर भारतीय की, वो हिट होगी। तो जो जी आज नई नई जनरेशन है, अब वो इतनी अपडेट हो चुकी है, दिस इज मोर इंटेलिजेंट, दे अंडरस्टैंड मोर, देयर पर्सपेक्टिव्स आर ब्रॉडर, देयर वैल्यूज आर ब्रॉडर, सो दे अंडरस्टैंड द थिंग्स टुडे, यू सी। सो जो एक्टिंग का जो स्टाइल है वो एक बहुत और सटल हो गया है, रियल हो गया है। राइटिंग में रियलिज्म आ गया है। अभी लोकल लैंग्वेज भी लिखनी शुरू कर दी है, भले अवधी लैंग्वेज में बात हो रही हो या बिहारी में हो रही हो या हरियाणवी में हो रही हो, वो भी हिंदी सिनेमा में आ गया है। अभी जी पहले नहीं था कि खाली हिंदी 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 चाहिए थी। यूपी वाज अवर बेस, बट टुडे एवरी स्टेट इज अवर बेस। किसी भी स्टेट की कहानी हम ला सकते हैं। ये बदलाव आए हैं। एंड टेक्निकली तो नेचुरली, अगर मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ इंस्टाग्राम में, तो टेक्निकली तो फिर जो हुआ है वो तो रेवोल्यूशन ही हुआ है। हम सोच जी भी नहीं सकते कि लॉकडाउन में भी हम दिन में 6 बार अपने दोस्तों से बात करते हैं, सही और वो बात भी है। वीडियो कॉल करके। तो सोशल डिस्टेंसिंग होते हुए भी हम सोशलाइज कर रहे हैं। जी। और सुभाष जी, एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपका जो स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग रहा है वो एक अलग ही रहा है, और आपको क्या लगता है अभी के जो जितने फिल्म मेकर्स हैं, क्या उनमें से कोई आपके स्टाइल को पकड़ पाया है? अगर है तो कौन है वो, कौन से फिल्म मेकर है, नहीं तो क्यों? देखो, स्टाइल जो होता है ना, वो हर एक का अपना अपना होता है। जितने भी फिल्म मेकर्स थे, चाहे गुरुदत्त थे पहले जमाने में, महबूब खान थे, राज कपूर साहब थे, उन सब के अपने स्टाइल थे। जी जैसे सितार, रविशंकर जी अलग बात है, उनकी बेटी अलग बजाती है, यू सी। और जी पेंटर्स भी अलग, उनका इट्स वेरी डेमोक्रेटिक आर्ट। तो हर एक का एक अपना स्टैम्प होता है। मनोज कुमार जी की फिल्में, प्रकाश मेहरा जी की फिल्में अलग थी। अभी भी आप देख लीजिए कि जो हमारे 5 डायरेक्टर्स हैं जो इवन 21st सेंचुरी के, राजकुमार हिरानी अलग हैं, कबीर खान अलग हैं, संजय लीला बंसाली अलग हैं। तो किसी की भी सिनेमा दूसरे सिनेमा से मिलता नहीं है। तो जो सुभाष घई का सिनेमा होगा वो तो सुभाष घई का ही रहेगा, और वो कितना यादगार रहता है, कितना अच्छा बनता है, लोगों को लगता है, और कितने साल तक है। वो खुशी है कि आज भी मेरी फिल्में जो है 40 साल पहले पुरानी बनाई हुई फिल्में, चाहे कर्ज हो या हीरो हो, कर्मा हो, राम लखन हो, सौदागर हो, आज भी बच्चों को भी पसंद आती है, नेक्स्ट जनरेशन को भी आती है। वो इस बात की खुशी होती है। तो मुझे तो अभी बहुत आगे निकलना है, क्योंकि वो तो मेरे पास्ट की बात है।
अभी मुझे सोचना है कि मैं 2022 के लिए कौन सी फिल्म बनाऊं जो कि आज जी के यंगस्टर से जुड़ जाए, और मैं उन्हीं की भाषा में बात करूं, उसी तरह डांस करूं, उसी तरह म्यूजिक लाऊं, और उन्हीं भाषा में एक अच्छी सी दिल को छूने वाली कहानी बताऊं। कि देखा जाए तो बहुत लोगों ने पूछा है कि क्या जैसे रीमेक और सीक्वल्स का दौर है अभी, तो देखा जाए तो आपने आपकी जो एक फिल्म थी हीरो जो 1983 में आई थी, तो क्या रीमेक तो आपने कर दिया था 2050 में, तो कोई ऐसी फिल्म आप सोच रहे हैं रीमेक करने का या सीक्वल बनाने का, आपकी ही कोई फिल्म? देखिए, मेरी फिल्मों के भी सीक्वल बने हैं, कर्ज के बने हैं, कर्ज का जी सीक्वल बना था, हीरो फिल्म का बना था, जी तो राम लखन को करण जौहर बनाने वाले थे, और अभी भी हम जो खुद मुक्ता आर्ट्स में अपनी कंपनी में सीक्वल बना रहे हैं, वो 2 फिल्मों का तो डेफिनेटली बना रहे हैं। एक है ऐतराज 2 और जी एक है खलनायक रिटर्न्स। एग्जैक्टली ये दो खन्ना। खलनायक रिटर्न्स इज सीक्वल है, और ऐतराज 2 भी सीक्वल है, रीमेक नहीं है। रीमेक के जी राइट्स नॉर्मली हम दूसरे प्रोड्यूसर को देते हैं, क्योंकि अगर हम ही अपनी चटनी खुद बनाएंगे दोबारा से तो क्या मतलब। तो हमारी फिल्म दूसरे के पर्सपेक्टिव से होनी चाहिए। एक नया डायरेक्टर हमारी फिल्म को कैसे बना सकता है, तो जब हम बनाएंगे तो हम उसको सीक्वल ही बनाएंगे कि इसके बाद क्या हुआ। खलनायक जब बल्लू बलराम जेल में गया एंड में, फिर वो जेल से वापस आया तो क्या हुआ, जी उस सही वक्त बात। माधुरी दीक्षित कहाँ थी, उस वक्त जैकी श्रॉफ कहाँ थे, उनकी जिंदगी में क्या हुआ, उसमें मजा आया कहानी ढूंढने में। तो अगर सीक्वल हम जो सीक्वल सोच रहे हैं इस वक्त, तो वो इसी इन दोनों पिक्चरों का सोच रहे हैं। लेकिन उसके बाद ओरिजिनल स्टोरीज भी हैं हमारी जो अभी बनेगी। ये अभी हम लोग प्रोड्यूस करने वाले थे, इसे मई में अनाउंस करने वाले थे, लेकिन ये सब लॉकडाउन की वजह से अभी सब चीज़ें सितंबर अक्टूबर में चली गई हैं। लेकिन जी वी आर रेडी फॉर द विद द न्यू स्क्रिप्ट आल्सो, एंड वी आर आल्सो मेकिंग रीमेकिंग, मेकिंग सीक्वल्स काइंड ऑफ अ थिंग। जी। और जैसे कि आपने खलनायक रिटर्न्स की बात की है, तो उसमें किस किस को आप सोच रहे हैं लेने, कौन से एक्टर्स आपके माइंड में अरे, हैं? ये बहुत बड़ा बड़ा सवाल है। अगर मैंने अभी आपको बता दिया तो पूरा हंगामा हो जाएगा। नहीं क्योंकि किया गया। एक्टर की कास्टिंग हमको तभी करनी चाहिए जब पूरा सील साइन डिलीवर प्रोजेक्ट पूरी रेडी हो जाता है, सब चीजें रेडी हो जाती है। जिस दिन हम शूटिंग की तैयारी कर लेते हैं तभी हम लोग अनाउंस करते हैं, क्योंकि बीच में देर इज ऑल कोई भी गैप बहुत होता है। पहला जमाना आता था कि हम एक एक एक्टर को अनाउंस करते जाते थे। सो नाउ तो पूरा प्रोजेक्ट बनने के बाद वी विल अनाउंस, एंड वेरी सून यू विल कम टू नो। डेफिनेटली हम वेट करेंगे ऑफिशियल अनाउंसमेंट का सर। एक क्वेश्चन है कि आपकी जैसी जितनी भी फिल्में रही हैं, तो कोई एक फिल्म आपको जो लगता है अभी तक रेलिवेंट है? कर्ज इज स्टिल रेलिवेंट। मैं जब आज से 1 साल पहले माधुरी दीक्षित के घर गया था, तो उनका जी बेटा जो आर्यन है उसी, तो माधुरी ने मुझे दिखाया कि इसने पियानो सीखना शुरू किया और बहुत अच्छा पियानो बजाता है। तो मैं बोला बेटा बजा के दिखाओ। तो उसने सबसे पहले मुझे कर्ज की ट्यून बना के सुनी। तो मैं किसी भी दोस्त के घर जाता हूँ तो उनके बच्चे जो हैं पियानो जब सीखते हैं या गिटार सीखते हैं, टंग डिंग डिंग डंग टिंग डिंग डिंग डंग टिंग डिंग डिंग डंग डंग, यही शुरू होता है उनका। तो फिर मुझे भी कई बार इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये कहते हैं ये सुभाष का ही कर्ज अंकल है। कर्ज अंकल समझ गया। तो ये जो आजकल के छोटे छोटे बच्चे हैं जी उनके लिए मैं कर्ज अंकल हो गया। लेकिन जो आज की जनरेशन है या यंगर जनरेशन है, वो फिर भी मुझे जानती है मेरी फिल्मों के द्वारा, और मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ। एक हैप्पीनेस है, सेटिस्फेक्शन भी है। सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन ये है कि सब फिल्में बनाने के बाद मैं ये मौका क्रिएट कर सका कि जहाँ पर मैं दूसरों को भी शिक्षा दूँ, ताकि अपना एक्सपीरियंस नॉलेज जो है और फिल्म इंडस्ट्री को और न्यू स्टूडेंट्स को उनको कनेक्ट कर सकूं। तो मैंने एक विस्लिंग वुड इंस्टीट्यूट बनाया फिल्म सिटी में, जिसमें जो 10 साल से 12 साल से है। तो एक्चुअली ये फिल्म इंस्टीट्यूट जो विस्लिंग वुड है, ये फिल्म इंडस्ट्री का है। मैं तो एक संचालक हूँ, आप समझ लीजिए, है ना। लेकिन असल जो है वो लोग आते हैं, जब सेलिब्रिटीज आते हैं, बड़े बड़े स्टार्स आते हैं, डायरेक्टर्स आते हैं, मीडिया के बैरन्स आते हैं, और वो बच्चों से बातें करते हैं और अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। दैट इज द बिगेस्ट quality of the institution, and we have a great teachers, lovely atmosphere, lovely things, and we are very passionate. And सबसे अच्छी बात जो ये हुई इंस्टीट्यूट के बाद कि आई एम इन टच विद द यंगस्टर्स। म्यूजिक स्कूल है, उनके साथ मैं भिड़ा रहता हूँ, एक्टर्स हैं उनके साथ भिड़ा रहता हूँ, डायरेक्टर हैं उनके साथ। तो सब वो लेटेस्ट वो क्या सोचते हैं, तो मैं भी एज ए स्टूडेंट उनसे सीखता रहता हूँ। एक बहुत अच्छी बात जो है,
बहुत भाग्यशाली हूं, मैं कहूंगा आई एम वेरी लकी टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी विद द यंगस्टर्स। क्या जैसे कि आपने बोला बहुत कुछ सीखने मिलता है ऑब्वियसली जब इंटरेक्शन होता होगा उनके साथ, तो क्या कुछ अगर आप डिटेल में थोड़ा बता सके कि सीखने मिलता है आपको उनसे? या आई शेयर माय टिप्स विद देम कि जो क्या नहीं करना है तुमको, मैं बोला क्या करना है ये तो आप सब यंगस्टर को मालूम है, हमें वहां पहुंचना है, हमें मत समझाइए कि हमें क्या करना है। तो मेरी क्लास ऐसे स्टार्ट होती है, हमें मत बताइए हमें मत बताइए कि हमें क्या करना है, हम अपने कुछ ख्वाब, कुछ इरादे, कुछ पैशन लेकर आए सर, अब आप देखिए हम क्या करते हैं। फिर मैं उनसे कहता हूँ कि सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या नहीं करना है, क्योंकि क्या करने से सक्सेस मिलती है और क्या नहीं करने से फेलियर आ जाता है। और अच्छे से अच्छे टैलेंट को और अच्छे स्टूडेंट को या कैंडिडेट को फेलियर का सामना करना पड़ता है। वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस है। फिर इंडस्ट्री वाले लोग भी आते हैं, वो भी अपना एक्सपीरियंस सुनाते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, हम इस पे बहुत जोर देते हैं। जैसे सीक्वल और रीमेक की मैंने पहले बात की थी, मेरे माइंड में अभी जस्ट एक फिल्म आई आपकी ताल, जो कि बहुत पसंद किया गया था, मेरे भी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है। तो क्या इस फिल्म के हम कोई सीक्वल देख सकते हैं? सीक्वल मैंने कहा ना, 2 तो सीक्वल बना रहे हैं, तो ताल का भी सीक्वल अगर बनेगा तो बनेगा, क्यों नहीं। ताल हैज ए स्कोप टू मेक ए सीक्वल, ऑफ कोर्स इट हैज ए स्कोप। वो शादी तो, क्योंकि ताल का जो क्लाइमेक्स है वो शादी बहुत हौच-पौच, बहुत बड़े हौच-पौच में हुई थी अगर आप देखें तो। कोर्ट में जा रही है लड़की और वापस आके भाग के उसके पास आ जाती है। इस तरह से सोल्यूशन थोड़े होते हैं जिंदगी में, है ना। फिर वो हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, फिर वहां से कहानी शुरू हुई, तो वो तो बन सकती है, बहुत खूबसूरत बन सकती है फिल्म। ये बात सही है। And I'm very glad that it is my favorite film also, and it is a favorite almost for the youngsters. मुझे जितने भी लड़के लड़के मिलते हैं उनकी फेवरेट पिक्चर ताल होती है। ताल बोलते हमने 50 बार देखी, 30 बार देखी, ऐसी जब न्यूज मिलती है तो दिल खुश होता है। क्योंकि ताल वाज ए वेरी डिफिकल्ट फिल्म फॉर मी इन वन वे, कि मेरी फिल्मों में विलन होते थे, ताल में कोई विलन नहीं है। अगर आपने देखा, कोई हाई ड्रामा नहीं है, मेलो ड्रामा नहीं है उसके अंदर, कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जो हीरो से लड़की छूट जाती है तो हीरो कहता है मैं लड़ूंगा ही नहीं, ऐसा हीरो कभी देखा आपने? वो घर ही बैठ जाता है और लड़की को बोलता है कि तू आएगी, और उसका जो विश्वास है वो इसकी ताकत बन जाती है। तो पहला हीरो था जो लड़ता ही नहीं है किसी चीज के लिए, हमेशा कूल रहता है वो, और उसको हीरोइन मिल जाती है। तो ये बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट था टू टैकल। आप देख रहे हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन सोचो तो ये कहानी को आगे ले जाना बड़ा ही मुश्किल था। और तो सर इस फिल्म की जो एंडिंग में जो एक लाइन आता है कि नेवर फॉल इन लव राइज इन लव, ये लाइन काफी ज्यादा दिल छू जाती है। बताइए, ये पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर देते हैं। नेवर फॉल इन लव राइज इन लव। मैं हमेशा सोचता था कि इफ आई फॉल इन लव, इसका मतलब मैं गिर गया, इसका मतलब मेरे घुटने टूटेंगे, इसका मतलब मेरे उठने में तकलीफ होगी। तो इस लव का क्या फायदा है? इस लव में तो उठना चाहिए, गिरने का क्या मतलब? ये गलत लाइन ही गलत है। या अगर किसी ने लिखा है कि वन हैज फॉलन इन लव, मीन्स कि वो जिंदगी भर के लिए गया, बर्बाद हो गया, है ना। तो मैं ओशो को मैं बहुत फॉलो करता हूँ। ओशो जो फिलोसोफर हैं, उनकी किताबें पढ़ता हूँ और उनको सुनता हूँ बहुत। तो उन्होंने एक लाइन लिखी थी, ऑलवेज राइज इन लव, डू नॉट फॉल इन लव, बी इन लव, सेक्रीफाइस इन लव। जो जाता है उसे जाने दो, वही प्यार है। बिछड़ता है बिछड़ने दो, वही प्यार है। कब्जा प्यार नहीं है, पोजेशन प्यार नहीं है, ऑब्सेशन प्यार नहीं है। प्यार है जस्ट बी इन लव। एंड शी वांट्स टू गो, लेट हर गो, लेट हर बी हैप्पी। उसमें हैप्पीनेस, उसमें तुम्हारा प्यार है। मुझे मिली नहीं, मैं उसको मार दूंगा, मैं उसको कर दूंगा, मैं उसका कर दूंगा, पॉलिटिक्स करना, ये करना, कुछ नहीं। जितने मूवमेंट गुजरे वो बड़े खूबसूरत गुजरे। प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिर वो गई तो गई, बाकी रहा सुभाष गई
और सर जैसे कि जानना चाहूंगी, साउथ इंडियन जो साउथ फिल्म्स होते हैं, बॉलीवुड होते हैं, उनकी जो फिल्में होती है बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आती है, और आजकल तो पैन इंडिया रिलीज होने लगी है साउथ की फिल्में। तो एक जो वॉल था बॉलीवुड और टॉलीवुड के बीच में, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, क्योंकि बॉलीवुड की भी कई सारी फिल्में पैन इंडिया रिलीज हुई हैं, जैसे दबंग ले लीजिए, दबंग। What are we talking about? South Indian films. Most welcome. That is a part of our India. You see, you talk about the international films. आप हॉलीवुड की जो फिल्में थी हमारे 90s में, तो सिर्फ 1% उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता था, 2%। अभी दे आर डूइंग बिगर बिजनेस देन हिंदी सिनेमा, जो हॉलीवुड से फिल्में आती हैं। सो कंपटीशन इज फ्रॉम ऑल ओवर, बिकॉज अभी हम डिजिटाइजेशन की वजह से और इस सब नेट की वजह से एवरीबडी इज एजुकेटेड इंटरनेशनली। अभी हम वो छोटे नहीं रहे, नैरो नहीं रहे कि अब यही हमारा प्रांत है, यही स्टेट है, यही देश है, यही भाषा है। आज कोरियन सिनेमा भी आता है, ईरानियन सिनेमा भी आता है, यूरोपियन सिनेमा भी आता है देखने को, देख रहे हैं ना। तो आज बच्चों के लिए बड़ा एक्सपोजर मिला है। दिस इज वेरी गुड थिंग आई सी। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ वी हैव टू मेक एन इवन हिंदी फिल्म, वी शुड नॉट बी afraid, because we are talking about Hindi people. Southern films are talking about their southern people. वो तमिलियंस की बात कर रहे हैं, वो तेलुगु लोगों की बात कर रहे हैं। हम लोग भारत के जो हिंदी वाले बेल्ट है उसकी बात कर रहे हैं, यूपी वालों की, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। फर्क तो है, लेकिन वी शुड एक्सेप्ट इट। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। जी, एक्सेप्ट तो कर रहा है हिंदी सिनेमा, कहीं ना कहीं ब्रॉड हो रहा है, लेकिन रीमेक के मामले में कहीं ना कहीं हम साउथ की जो फिल्में होती है उन पे ज्यादा डिपेंड रहते हैं। उन्हीं की कोई ना कोई फिल्म को लेकर रीमेक बनाना, ये तो आपको पता ही होगा सर। देखिए, मेरी आधी से ज्यादा फिल्में जो हैं सुभाष घई की, आधी से ज्यादा फिल्म तमिल में भी बनी है, तेलुगु में भी बनी है। हीरो फिल्म जो बनी थी 4 भाषाओं में बनी थी साउथ की। कर्ज भी 2 भाषाओं में बनी है, कर्मा बनी, कितनी फिल्में बनी है हमारी। तो क्या उसमें कोई बुराई थी? इसलिए कि उनको हमारा सब्जेक्ट पसंद आया, उन्होंने कहा कि ये प्लॉट और ये सब्जेक्ट सुभाष जी ने लिखा है, कर्मा वाज द फैंटास्टिक फिल्म, सो उन्होंने उसको रीमेक किया, हमने राइट्स दिए उनको। व्हाई नॉट? अगर उनका सब्जेक्ट अच्छा है तो क्यों नहीं हमको लेना चाहिए? क्योंकि उस सब्जेक्ट में भी कुछ एक मैसेज है, एक ऐसा इशू है, एक बात है। जैसे कबीर सिंह पिक्चर थी, कबीर सिंह भी बनी हिंदी फिल्म में, और हिंदी में भी उतना ही अच्छा बिजनेस किया जितना उसने तेलुगु में किया। तो व्हाई नॉट? वी शुड रादर एक्सचेंज आवर स्टोरीज विद ईच अदर। कार्तिक आर्यन की मैं बात करना चाहूंगी। रिसेंटली कार्तिक आर्यन ने बताया था कि आपको धन्यवाद किया था कि कहीं ना कहीं उनके लाइफ में जो भी आज है वो आपकी वजह से है, और एक प्रॉमिसिंग एक्टर बन चुके हैं वो। उनकी फिल्मों को लोग इंतजार करते हैं, उनकी फिल्मों का। तो कितना प्राउड आपको फील होता है उनको देखकर, जिस मुकाम पर वो पहुंचे हैं? कार्तिक इज माय लास्ट बच्चा, सी एज टुडे इज कंसर्न। तो वैसे तो मेरे 11 बच्चे हैं, आई एम प्राउड ऑफ दैट। चाहे वो अनुपम खेर हो, संजय दत्त हो, अनिल कपूर हो, जैकी श्रॉफ हो, माधुरी, मनीषा, महिमा, ऐश्वर्या, अक्षय, so many people, you see, I groomed them, I brought them into the mainstream cinema, right? उसी तरह से कार्तिक है, हमने एक पिक्चर की हुई थी पहले, और उसके बाद मेरी फिल्म सेकंड थी कांची फिल्म। एंड बट वेरी स्वीट बॉय, शुरू से ही बहुत ही एक हम्बल और एक प्यारा लड़का था वो, और काम करने का शौक था उसको, पर उसको ये समझ नहीं आता था मैं कहाँ ठहरूंगा, कैसे रहूंगा, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती थी। एंड आई एम हैप्पी कि टुडे ही टॉक्स कॉन्फिडेंट, ही इज देयर नाउ, यू कैन सी इन हिज सीन, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। जैसे आपका बच्चा अगर सक्सेसफुल होती है तो मुझे कितनी खुशी होगी। सैम, आई एम प्राउड ऑफ ऑल माय आर्टिस्ट ऑफ मुक्ता आर्ट्स, एंड कार्तिक आर्यन इज आल्सो ए member of Mukta Arts, so we are all proud of him and we really wish him and bless him for a longer life as an actor. जी सर जी। और देखा जाए तो आपने तीनों खान, जो हमारे बॉलीवुड के तीनों खान से, उनके साथ लगभग काम किया है। तो अभी देखा जाए तो आपने क्या कुछ चेंजेस उनमें देखा है, चाहे पर्सनली हो चाहे प्रोफेशनली हो, सबसे लेके? जो चेंज एज वाइज आता ही आता है। जब हम बच्चे होते हैं, बचपने की तरह जवानी होती है, जोश होता है, आगे होता है, गुस्सा आता है, फिर आता है कंपटीशन आता है, फिर जेलसी होती है, फिर उसके बाद पॉलिटिक्स होती है, फिर सक्सेस आ जाती है, फिर उसके बाद ठंडे हो जाते हैं, फिर एनलाइटन हो जाते हैं, फिर हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं। यू सी, तो ये स्टेज सबके साथ भी आई, आमिर के साथ भी आई, शाहरुख के साथ भी आई, सलमान के साथ भी। ये तीनों मेरे सामने ही ऊपर आए जो भी लोग थे, और मैंने उनकी इवॉल्वमेंट देखी, मैंने अपने अंदर भी देखी। मैं पहले बहुत गुस्से वाला होता था, 80s में गुस्सा जल्दी आ जाता था, अब मैं हंस पड़ता हूँ,
जब भी गुस्सा आता है मेरे को हंसी आ जाती है, या कोई गुस्सा करे तो मैं पढ़ता हूँ कि क्या मिलेगा तुमको अभी गुस्सा करके। तो ये इवॉल्वमेंट होती है। तो आज मैं आमिर खान की जो मैच्योरिटी देखता हूँ, इवन सलमान इज अमेजिंग, ही हैज इवॉल्व्ड हिमसेल्फ एज ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग। वो बीइंग ह्यूमन करते 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 वाकई बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग बन गया। मैं उसकी जिंदगी में सबसे अच्छी सक्सेस ये रही फिल्मों के अलावा कि उसने ये चैरिटी जो वर्क शुरू किया, बीइंग ह्यूमन में, तो उसका जो असली स्पिरिट था वो आस्ता आस्ता उसकी पर्सनैलिटी में आना शुरू हुआ। एंड टुडे ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सोल, आई वुड से। He likes to share with the people. He likes to give. He likes to help poor people. He feels for the country, feels for the nation. ये मैंने इवॉल्वमेंट देखा। लाइक आमिर खान का मैंने इवॉल्वमेंट देखा कि he is much more matured सिनेमा में करना। He is a director, is a great producer himself as an actor, and he selects his subject with a very relevant and significant issues. उसकी मैच्योरिटी सिनेमा की तरफ गई, सलमान की मैच्योरिटी एज ए ह्यूमन बीइंग गई, शाहरुख खान की एज ए बिजनेसमैन गई। क्योंकि शाहरुख खान भी इवॉल्व हुए, क्योंकि शाहरुख खान स्टार्टेड वेरी ओनली एज एन एक्टर, लेकिन आप देखो कि टुडे ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन। ही इज इन आईपीएल, ही इज इन एफएक्स, ही इज, कौन सा बिजनेस है जो शाहरुख खान से ने नहीं संभाला। उन्होंने 25-30 दुकानें खोल ली अपनी। एंड वी ऑल एनवी, पहले कभी जमाने में एक्टर बिजनेसमैन नहीं हुआ करता था, पता है आपको। दिलीप कुमार रानी तो सिर्फ फिल्मों में जान दे दी और फिल्मों में खत्म हो गए। लेकिन शाहरुख खान ने इंस्पायर किया कि एंटरटेनमेंट जो है, भी एक बिजनेसमैन है, यू आर एंटरटेनर एंड यू शुड टेक इट, मोनेटाइज इट प्रॉपर्ली। दैट इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम शाहरुख खान। सो तीनों ने देखो अलग अलग इवॉल्वमेंट हुई, उनकी बढ़ोतरी हुई, प्रगति हुई, एंड आई एम हैप्पी फॉर देम एंड आई लव देम ऑल एंड ऑल ऑफ देम दे लव मी टू। दैट्स द बेस्ट थिंग। और तो और देखा जाए तो आजकल के जो एक्टर्स हैं, रणवीर, आयुष्मान और कार्तिक आर्यन, विकी कौशल, ये सारे एक्टर्स जो आए हैं, और इनके बीच में आपको क्या लगता है कि जो तीनों खान का जो स्टारडम है वो मेंटेन कर पाएंगे? इसी शुरू से रहा है। जब राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद 3 एक्टर होते थे, याद आपको? उन्होंने 25 साल राज किया। फिर उसके बाद सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार, फिर धर्मेंद्र आए, फिर राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, इस बहुत से स्टार्स आए, फिर उसके बाद नया बैच आया, सलमान, सनी देओल एंड आमिर खान। तो ये बैच जैसे ना, बैच कॉलेज में कैसे होता है, तो ये 20-20 साल का एक बैच होता है। 10 पहले 5-7 साल के अंदर ऐसे चढ़ता है, और फिर 3 साल बाद कोई गिर जाता है, कोई 5 साल में गिर जाता है, कोई 10 साल में, फिर जो 11वें साल में चला गया, 12वें साल में, वो फिर 20-25 साल तक चलता है। So it is always they have to stand competition. That is why these children are working very hard. आज वरुण है या रणवीर है या रणबीर कपूर है, they are working very hard to sustain themselves. So they are very particular about their subjects, about their films, and about their health, about their figure. आज कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो ये आस्ता आस्ता ये हम लोग एज ए डायरेक्टर समझ लेते हैं कि ये एक्टर जो आया ये 5 साल से ऊपर नहीं रहने वाला, इसे वन टाइम, मतलब एक सीजनल स्टार है, ये 5 साल, ये 10 साल मैक्सिमम एक्सपोज हो जाएगा, और ये लंबा घोड़ा है, मतलब चलने वाला है, बिकॉज इज ए पोटेंशियल। वो उसमें 2 चीज बातें होती है, ये नहीं कि वो एक्टर की बात होती है, हम्बल कितना है, इंसान कितना अच्छा है। एग्जैक्टली, सही बात है। एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 50% उसकी जो बिहेवियर है एज ए पर्सन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और 50% टैलेंट। बाकी लक ने तो काम करना ही है जो करना है, लेकिन दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई विल एडवाइज ऑल एक्टर्स, इंस्पायरिंग एक्टर्स, दैट यू हैव टू बी वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। जितना आप अच्छा इंसान बनेंगे उतनी आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, फिल्म इंडस्ट्री भी आपको पसंद करेगी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आपको वेलकम करेगी। नेवर 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 एन एरोगेंस एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। रिस्पेक्ट ऑल, लव ऑल, एक्सेप्ट ऑल, रिस्पेक्ट ऑल, फिर आप देखिए आप जाएंगे। एंड आई फील कार्तिक और आयुष्मान जो हैं, they have their head on the shoulder. अभी तक खराब तो नहीं हुए, जब होंगे मैं आपको बता दूंगा। जी, सही बात है। और सुभाष जी, देखा जाए तो कुछ सालों ने प्रूव कर दिया है कि कंटेंट रियल किंग है देन स्टारडम, तो इस पे आपका क्या टेक है? इसी कंटेंट इज ए किंग, ये आज से थोड़ी 100 साल से ये बात थी, ये नया कोई स्लोगन नहीं आया। ये है कि अच्छा इंसान की इज्जत होगी, ये बात तो हजारों साल से जी। कहानी नहीं अच्छी है
तो एक्टर कितना भी अच्छा हो कोई मतलब ही नहीं है, कितना भी बड़ा स्टार हो, फेल होती है ना, बिगेस्ट स्टार कास्ट फिल्में भी फेल हो जाती है क्योंकि कहानी नहीं अच्छी होती या कहानी अच्छी नहीं लगती उनको, ऐसा होता है। सो वो तो बहुत फर्स्ट थिंग तो वही है। बाकी ये है कि स्टार्स और जो मार्केट होती है वो फ्लक्चुएट होती है कि हमको इनिशियल मिल जाएगा, स्टार ले लो, ये प्रोजेक्ट बना लो। हमारे समय में थोड़ा सा इतना फर्क भी आ गया कि हम लोग पहले फिल्म बनाते थे और जो शूट होगा वो भले फ्लॉप है या वो नेगेटिव भी है, वो हम उसको लेते थे। हम कभी नहीं देखते थे इसकी कितनी पिक्चर हिट हुई है या कितना हमको इनिशियल मिलेगा, कितने में पिक्चर बिकेगी। पिक्चर बनानी है बनाएंगे, न्यू कमर के साथ बनानी है बनाएंगे, महिमा चौधरी के साथ बनानी है, परदेश शाहरुख के साथ तो बनानी है, फिर बड़े स्टार को नहीं लेना। जो कैरेक्टर चाहती चाहिए तो बहुत सत्यता थी हमारे स्क्रिप्ट के प्रति। अभी जो स्क्रिप्ट है वो घुमा देते हैं, अब प्रोजेक्ट बना देते हैं, उसमें क्या फिर फिल्म अच्छी होने के बावजूद तो मीडियोकर बन के रह जाती है। हिट होती है लेकिन बहुत बड़ी हिट नहीं होती। अब आप देखिए पिक्चर का नाम है दंगल, आमिर ने बनाई, उसके अंदर सब नए, कौन सा स्टार है सिवाय आमिर के, और आमिर ने भी खुद एक बाप का रोल किया है। और हिंदुस्तान की बिगेस्ट ग्रॉसर, हिंदी सिनेमा की बिगेस्ट ग्रॉसर दंगल है। अब ये बात प्रूव करती है कि फिल्म इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है या स्टार इंपॉर्टेंट है, बताइए आप। और आमिर खान की दूसरी पिक्चर फ्लॉप भी होती है, तो ये तो नहीं आप कहेंगे, क्योंकि मेन इज ए सब्जेक्ट, मेन इज कि वो आप कहानी कौन सी बता रहे हैं और कैसे बता रहे हैं। इसीलिए राइटर और डायरेक्टर हमेशा प्राइम रहेंगे, उनकी प्राइम सिचुएशन रहेगी। कभी कभी मार्केट के हिसाब से, जैसे आज आप कह सकते हैं कि स्टार का जमाना है, हमारे टाइम पे डायरेक्टर का जमाना होता था, डायरेक्टर्स लैंड। अभी जो है डायरेक्टर को एक्टर ढूंढने पड़ते हैं, उसके हिसाब से स्टोरी चेंज करो, उसके हिसाब से रहो। मुश्किल है, मैं तो कभी ना करूँ ना मैं कर सकता हूँ जी। और जी सुभाष जी, देखा जाए तो लॉकडाउन का जो आपको क्या लगता है हिंदी सिनेमा पे क्या कुछ असर पड़ेगा? जो लॉकडाउन हुआ है और कई फिल्में नहीं रिलीज हो पा रही है सारी चीजें, तो क्या असर पड़ेगा आपको, क्या बिजनेस वाइज तो बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत बहुत नुकसान हुआ है सबका, थिएटर वालों का, प्रोडक्शन का बहुत नुकसान हुआ है। और आशा करते हैं कि आज आगे जाके सरकार हमारी मदद करेगी। लेकिन जहाँ तक क्रिएटिविटी का सवाल है, सब लोग अपने घर में गाने अच्छे बना रहे हैं, कहानियाँ अच्छी लिख रहे हैं। लॉकडाउन की कहानियां भी बहुत बन गई हैं लोगों के पास, ऐसी मेरे हिसाब से 40 कहानियां तो बन गई होंगी लॉकडाउन की। जी तो जो क्रिएटिव लोग हैं उनके लिए तो एक हर स्पेस अच्छा है। बिजनेस वाइज इट हैज हैम्पर्ड अ लॉट। और जैसे प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो कई सारी फिल्में जो रिलीज नहीं हो पाई, जैसे सूर्यवंशी 83 वो प्लान कर रहे हैं, उनके जो मेकर्स हैं वो प्लान कर रहे हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इनको रिलीज किया जाए। तो आपके हिसाब से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज करना सही होगा या फिर वो थिएटर रिलीज का वेट करें आपके हिसाब? देखिए, ये तो जो बिजनेस हाउसेस हैं उनका काम है सोचना। प्राइम मिनिस्टर क्या कैसे करना चाहिए मेरा काम नहीं है। आई एम ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। ये उनकी फिल्म का प्रोसेस, हमारी विजेता अटकी हुई है, तो विजेता को कैसे रिलीज करें या इसको ओटीटी में ले जाएं, ये सब लॉकडाउन के बाद ही डिसीजन होंगे हम लोगों के। तो ये उनके खुद के डिसीजन है, क्योंकि जिनका पैसा लगा है, जिनके इन्वेस्टमेंट हुई है, जिन्होंने इतने पैशन से फिल्म बनाई है, उसके साथ बिजनेसमैन सोचेगा कि मैं अपना पैसा कैसे कवर करूं, तो उसका ही डिसीजन होगा। उसके बारे में आई डोंट थिंक आई हैव एनी राइट टू से और जजमेंट टू से। सर, हम आपको कभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कुछ एक्सप्लोर करते हुए देख सकते हैं? आपके प्रोडक्शन चले कुछ बने वेब सीरीज सारी? आई एम गेटिंग सो मच अट्रैक्टेड टू ओटीटी नाउ। आप देखेंगे मैं 2 घंटे ओटीटी ही देखता रहता हूँ और मुझे बहुत मजा आता है। और मुझे क्या होता है, नई चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। आई लव यंग पीपल, आई लव यंग कंटेंट, यंग सॉन्ग्स। और ये ओटीटी में तो इतना स्कोप है कि आप इतना एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिनेमा में क्या है, इस लाइक ड्राइंग रूम, आपको सब चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, फैमिलीज का, वैल्यूज का, मैसेजेस का, नेशन का, ऑर्गेनाइजेशन का, रिलीजन का, बहुत सी चीजों का ख्याल। ये है जब यू एक्सप्रेस योरसेल्फ व्हाट यू वांट टू से। आई थिंक आई एम सो हैप्पी। मैं ऐसा लगता है मेरा नया जन्म होने वाला है अगर मैंने ये लिखना शुरू किया, एंड आई वांट टू राइट इट, आई वांट टू डू दिस, एंड वी हैव प्रिपेयर्ड। हमारी स्टोरी डिपार्टमेंट ने काफी वेब सीरीज तैयार भी कर दी हैं, कुछ शोज भी तैयार किए हम लोगों ने, बिकॉज बिजनेस है वो तो हमारा। लेकिन मैं एज ए पर्सनल सुभाष घई की बात करूं तो डेफिनेटली
आई विल गो लाइक टू जंप. अभी मैंने आजकल नए गाने कंपोज करने शुरू कर दिए हैं, पोएम वाओ, लिखना शुरू कर दिया है. तो गाने भी लिख रहा हूँ, गाने कंपोज भी कर रहा हूँ, पोइट्री भी लिख रहा हूँ. कुछ ना कुछ सुबह उठ के कुछ ना कुछ करता ही हूँ. 10 घंटे काम करता हूँ मैं साहब जी. जी जी सर, ऑब्वियसली तभी. और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ रहे हैं, क्या हम आपको इन फ्यूचर सलमान खान, शाहरुख खान या फिर आमिर खान के साथ कोई प्रोजेक्ट देख सकते हैं? देखिए, उस फिर वही कहा, अब आपने वही सवाल किया कि स्टार बड़ा या कहानी. ऐसी कहानी होगी तो मैं उनको जरूर ऑफर करूंगा. जब कहानी नहीं होगी तो मैं कभी ऑफर नहीं करूंगा. अच्छा. अगर मेरी कहानी, अगर नया लड़का लड़की चाहिए तो उस पर जाऊंगा. अगर स्टार चाहिए या मिड स्टार चाहिए या मिडिल बी लिस्ट स्टार चाहिए, मैं लूंगा. जो उसमें फिट कौन होता है फेस, और उसकी पर्सनैलिटी, मेरी पर्सनैलिटी, कैरेक्टर की पर्सनैलिटी में जब फिट होती है, वो मेरे लिए स्टार है, वही मेरा हीरो होगा. ये मेरा हमेशा प्रिंसिपल, आज से नहीं, जब से मैंने डायरेक्शन शुरू किया तब से. तभी आपकी फिल्में हम सबके दिल में है अब तक. जी जी, बस गॉड इज काइंड, आई वुड से. एग्जैक्टली. और सर थैंक देखा जाए तो रामायण रीटेलीकास्ट हुआ है, ठीक है. तो जब से रामायण रीटेलीकास्ट हुआ है तब से लोग चाहते हैं कि सारे जो भी पब्लिक ऑडियंस जिन्होंने पसंद किया रामायण, वो चाहते हैं फिल्म बने रामायण पे, ठीक है. तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि कौन सा डायरेक्टर जस्टिस कर पाएगा ये रामायण अगर वो बनाते हैं? और I think Salman Khan, sorry, I think Amir Khan is making महाभारत. जी, तो रामायण. ये जो मैथोलॉजिकल एपिकल हजारों साल से हैं. आप देखिए, जो नाटक रामायण या महाभारत हजारों साल से हर जनरेशन ने पसंद किया है. जी. और आज भी जो है, दूरदर्शन की टीआरपी जबरदस्त बढ़ गई है. यानी आज दूरदर्शन के लोग 63% ऊपर चले गए. तो इसका मतलब लोग आज भी रामायण देखना चाहते हैं. अब उसको सिनेमा में एक बड़े तरीके से देखा जाए. 500 करोड़ रुपए की फिल्म बननी चाहिए रामायण, और फिर आनी चाहिए थिएटर में. टुच्ची फिल्म नहीं होनी चाहिए कि ऐसी कर दिया. टेलीविजन तक ठीक है, एंड somebody will make. कहीं ना कहीं नाम लिया जा रहा है एस राजा मौली का, जिन्होंने बाहुबली बनाई थी. तो उनसे लोग एक्सपेक्ट करें कि वो बनाए. हाँ, क्योंकि उन्होंने बनाई हुई इस तरह की पिक्चर, बना भी सकते हैं, क्यों नहीं. हर एक को हक है जी पिक्चर बनाने का, ऐसा थोड़ी है. जी, वो तो है, सही बात है सर. और अगर राम की बात करो, लक्ष्मण, सीता जी और रावण और हनुमान जी, कौन कौन आपको लगता है अभी के जो हैं एक्टर्स, कौन फिट बैठेगा आपके? जैसे आपको इतना एक्सपीरियंस है सर, इतने साल से आप है, तो अभी तो आपने थोड़ा सा हमारे साथ ऐसे स्कूल के टीनेजर हो ना, वो बात करते हैं ऐसी. तुम्हारे हिसाब से कौन होगा उसमें एक्टर होगा ना चाहिए. ये टॉपिक मेरे लिए बहुत बचकाना है. मैं चाहूंगा कि कुछ और अच्छी मेच्योर बात पूछना चाहें तो जरूर पूछिएगा. उसमें क्या है, इतने साल से आप है तो आपको मे भी लग जाता है कौन प्ले कर सकता है. मैंने कभी सोचा नहीं इस बात में. मैं जब खुद बनाऊंगा तब मैं सोचता हूँ. मैं दूसरे की टेंशन क्यों लूं, मेरी अपनी टेंशन बहुत है. मैं अपनी चीजें सोच रहा हूँ, कौन क्या करेगा, कैसे करेगा. सही बात है सर. देखा जाए तो अगर मैं बात करूं ऋषि कपूर जी की, तो काफी करीब रहे हैं वो, आपके बेहद करीब रहे हैं. तो कर्ज फिल्म की अगर मैं बात करूं तो अब तक हमारे दिलों में वो छाया है फिल्म. और ऋषि कपूर जी ने भी कहा था कि कर्ज फिल्म कहीं ना कहीं समय से आगे वाली फिल्म है, एक म्यूजिकल डांस वाली फिल्म. और मैं जिंदगी भर धन्यवाद करूंगा सुभाष जी का, जो उन्होंने इस फिल्म में मुझे लिया. तो कोई एक उनकी याद में कोई एक मेमोरी आप हमारे साथ अगर शेयर कर. मैंने उस दिन भी कहा और बाकी मीडिया चैनल में कह चुका हूँ, चिंटू के बारे में या ऋषि कपूर के बारे में अगर मुझे लिखना है तो मुझे एक किताब लिखनी पड़ेगी. क्योंकि हुआ ये कि हमने फिल्म एक ही की है, लेकिन दोस्त आखिर तक रहे. आप सोचिए कि 1980 में कर्ज बनाई थी, उसके बाद आज भी हम दोस्त थे. आखिर जनवरी में मैं उसके घर में गया था. तो जो दोस्त थे, जो मोहब्बत थी हमारी, उसकी भी बहुत कहानी है. फिल्मों की तो कहानियां होती हैं, कभी वो सेट पे नहीं आया, कभी चला गया, कभी वो नखरे किए. वो हर स्टार की कहानी है ऐसी. कभी मेरा झगड़ा हो गया, कभी उसने प्यार कर लिया, फिर मैंने माफी मांग ली. ऐसी कहानियां तो आप रोज सुनते हैं, स्टार वर्सेस डायरेक्टर्स होती हैं. लेकिन असली बात है कि वो वी वर सो मच fond of each other. First because of the film, and second because we like each other. So I'm very close to their family. I'm totally like a family member to Neetu or Debu Kapoor or the whole Kapoor family.
और सर कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है जो आप बताना चाहेंगे, हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? आई नो अभी तक कोई तरीके से अपकमिंग में content- मैं यही कहना चाहूंगा, प्लीज वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच। बहुत कुछ कर इसीलिए रहा हूँ, शो में बॉलीवुड कहा जाता बस गिव मी गुड विशेस, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी। थैंक यू वेरी है। मच फॉर टॉकिंग टू यू। बॉलीवुड स्पाई थैंक की यू, तरफ से आपके सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच, हमसे बात करने के लिए थैंक थैंक यू, यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।